हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो राजस्थान में पशु परिसर की एग्ज़ाम होने वाली है 1, 2 व 3 तारीख को। उसमें जो भी कला व संस्कृति से, राजस्थान की कला व संस्कृति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। उनमें से लगभग आपके प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे ये प्रश्न रहेंगे वो केवल कला व संस्कृति के ही रहेंगे, कला व संस्कृति के रहेंगे। और कला व संस्कृति से जो प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू है, वो महत्वपूर्ण जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको हमने एक जगह कंपाइलेशन करके आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हम हमारे पहले प्रश्न के साथ। जो हमारा पहला प्रश्न है कि ओंगनिया ओंगनिया अंगोटिया सुरीलिया आभूषण पहने जाते हैं। ओंगनिया अंगूठिया और सुरीलिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ओंगनिया अंगूठिया सुरीलिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो कानों में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? कानों में पहने जाते हैं। तो कानों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कानों में अन्य आभूषण जो पहने जाते हैं वो होते हैं झुमका। झुमका आपसे पूछ ले कि झुमका कहाँ पहना जाता है। झुमका हो गया, कुंडल हो गया और कर्ण फूल हो गया। ये महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। केवल कर्ण फूल देके भी आपको पूछ सकता है कि ये कर्ण फूल कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है कि भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो भील जनजाति के लोग होते हैं वो कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं? खोयतू कहते हैं। खोयतू कहते हैं। क्या कहते हैं? खोयतू कहते हैं। यानी इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आदिवासी पुरुष होते हैं, जो आदिवासी पुरुष होते हैं आदिवासी पुरुष होते हैं, वो एक तंग धोती पहनते हैं। तंग धोती पहनते हैं। तंग धोती पहनते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? डेपड़ा। उसे क्या कहते हैं? डेपड़ा। डेपड़ा डेपड़ा उसे कहते हैं। तंग धोती को डेपड़ा कहते हैं। और जो सिर पर बांधते हैं, सिर पर जो मोटा कपड़ा बांधते हैं, मोटा कपड़ा बांधते हैं सिर पर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोतिया। पोतिया उसे पोतिया नाम से कहते हैं। ये दो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा तो ये डेपाड़ा, आदिवासियों में जो तंग धोती पहनी जाती है, तंग का मतलब लंबी सारी धोती पहनी जाती है, उसे डेपाड़ा कहते हैं। और जो सिर पर वस्त्र बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। तो ये दो प्रश्न आपके लिए और महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है कि टोटी टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? यानी जो टोटी आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो हमारा जो टोटी आभूषण है वो कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। तो कान में पहना जाता है। तो कान में हमें बताया था, हमने पीछे बताया कि कान में जो कर्णफूल होता है वो पहना जाता है। एक झुमका पहना जाता है। और लंगोटिया 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 और पीपल पत्ता भी एक कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये आभूषण आपके रहेंगे। आभूषण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर बनेगा आपके लिए, तो ये आभूषण आपको याद जरूर करने हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये हमारा अगला प्रश्न है कि कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? जो कोकरू आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो कोकरू आभूषण है जो हमारा कान में पहना जाता है। जो हमारा कहाँ पहना जाता है? तो कान में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि पीपल पन्ना है, ये पीपल पन्ना क्या है? ये पीपल पन्ना क्या है? तो पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना है स्त्रियों के कान का आभूषण है। क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण है। क्या है? स्त्रियों के कान के आभूषण को क्या कहते हैं? पीपल पन्ना कहते हैं। ये पीपल पन्ना आपके लिए महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम्स में आ चुका है आपके। लगभग ये 3 से 4 बार एग्जाम्स में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि
मुर्किया, मुर्किया पहने जाता है। मुर्किया कहाँ पहने जाता है? तो मुर्किया कहाँ पहना जाता है ये बताइए दोस्तों। ये मुर्किया जो हमारा पहना जाता है वो कान में पहना जाता है। मुर्किया भी हमारा कान में पहना जाता है। यानी लगभग जो कान के आभूषण है उनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कान के आभूषण से लगभग ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि दामना, दामना, जो दामना है आभूषण खिया शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना आभूषण खिया शरीर के स्त्रियां, ये सॉरी स्त्रियां हैं यहाँ पर, स्त्रियां, स्त्रियां किस भाग में पहनती है? स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो स्त्रियां किस भाग में पहनती है? तो अंगुली में, जो हमारी अंगुली होती है उसमें ये आभूषण पहनती है। जो अंगुली में अन्य आभूषण है जो पहने जाते हैं वो है एक छल्ला, छल्ला, छल्ला जो आपका पहना जाता है। और अंगूठी, क्या होती है? अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी हो गया, हथपान हो गया, हथपान, हथपान, अंगूठी, हथपान और आरसी, ये क्या है? अन्य आभूषण है जो जो कि किस में पहने जाते हैं? अंगुली में पहने जाते हैं। अंगुली में पहने जाने वाले अन्य आभूषण है ये अंगूठी हो गई, हथपान हो गया, आरसी हो गया, छल्ला हो गया, ये क्या है? अंगुली में पहने जाने वाले अन्य आभूषण है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम्स में 5 से 6 बार पूछा गया है। 6 बार पूछा गया है तो आपके एग्जाम्स में आने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? जो ढूंढाड़ी भाषा है हमारी, जो ढूंढाड़ी भाषा है वो किस क्षेत्र में प्रधानता से बोली जाती है? तो किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों बताइए। तो जो हमारा शेखावाटी है, उदयपुर है, सीकर है, उदयपुर है, सीकर है या जयपुर है, किस सेक्टर में बोली जाती है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे जयपुर के आसपास, जो जयपुर के आसपास है, जयपुर के आसपास किशनगढ़, 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 टोंक, टोंक और अजमेर, टोंक और अजमेर, टोंक और अजमेर, इन क्षेत्रों में यह बोली जाती है, इन क्षेत्रों में यह बोली जाती है। इस बोली को, इस जो बोली है ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी भाषा है उसको जयपुरी, जयपुरी, जयपुरी व झा झाड़साई, झाड़साई अन्य नामों से जाना जाता है, अन्य नामों से जाना जाता है। तो आपके पूछ ले कि जयपुर जो झाड़साई भाषा है वो किस भाषा को कहा जाता है? तो ये हमारी ढूंढाड़ी हो जाएगी, ढूंढाड़ी भाषा है ना, ढूंढाड़ी भाषा ये हमारी क्या हो जाएगी? झाड़साई भाषा भी हो जाएगी। जो संत दादू दयाल थे, जो हमारे संत दादू दयाल थे, दादू दयाल थे, वह अन्य शिष्य थे, उनके शिष्य थे, शिष्य थे, उन्होंने इसमें क्या किए? रचनाएं की है, बहुत सारी रचनाएं की है। जो संत दादू दयाल है उसने ढूंढाड़ी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में बहुत सारी रचनाएं की है। तो दोस्तों हमारा जो पर्सन है उसके साथ 2-3 पर्सन भी आपके और तैयार हो जाएंगे। तो इस क्लास से आप जरूर जुड़े रहिएगा, ये क्लास अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आपके जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें से एक भी पर्सन बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्लास है और जो बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको कंपाइलेशन करके आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों जरूर हमारे साथ बने रहिए और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ये, हमारा अगला प्रश्न है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? जो मेवाती है भाषा है उससे संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवाती भाषा से संबंधित जिला कौन सा है? तो हमारा अलवर, क्या है? अलवर, अलवर हमारा मेवाती भाषा से संबंधित जिला है। जो अलवर और भरतपुर है, जो अलवर व भरतपुर है, भरतपुर, भरतपुर, जो अलवर और भरतपुर है वहाँ पर मेव, जो मेव जाति है, जो मेव जाति है, मेव जाति बहुलता के कारण पाई जाती है। मेव जाति है, मेव जाति है वो क्या पाई जाती है? बहुलता से पाई जाती है, यानी अत्यधिक मात्रा में जो मेव, मेव जनजाति है वो जाति है वो पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर जो इसका
नाम क्या पड़ गया, मेवात पड़ गया, मेवात पड़ गया। और यहाँ से जो भाषा बोली जाती है वो मेवाती बात बोली जाती है। तो इस प्रकार इसका नाम पड़ा है। तो आपको पूछ ले कि जो अलवर और भरतपुर में कौन सी जाति पाई जाती है, तो मेव जनजाति, मेव जाति पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, जो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो हमारा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, तो मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, अजरक प्रिंट सांगानेर, अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोटा शिल्प मोलेला, ठेवाकला प्रतापगढ़। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट सही, अजरक प्रिंट सांगानेर, अजरक प्रिंट सांगानेर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अजरक प्रिंट जो है उसका संबंध, जो अजरक प्रिंट है उसका संबंध, जो अजरक प्रिंट है उसका संबंध हमारा बाड़मेर से, कहाँ से है, बाड़मेर से, बाड़मेर से। तो इसका सही ऑप्शन ये बाड़मेर होगा, न कि सांगानेर, क्योंकि ये बाड़मेर में पाई जाती है। सांगानेर में तो सांगानेरी प्रिंट होती है। जो सांगानेर है हमारा, सांगानेर जो कि जयपुर में है, सांगानेर है वो, वहाँ सांगानेरी प्रिंट होती है, सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट होती है, वहाँ क्या होती है, सांगानेरी प्रिंट होती है। और जो ये प्रिंट है, जो अजरक प्रिंट है उसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग होता है, लाल व नीले रंग का प्रयोग होता है, लाल व नीले रंग का प्रयोग होता है। तो आपसे पूछ ले कि किस रंग का प्रयोग होता है, तो लाल व नीले रंग का प्रयोग होता है। और बाकी जो ऑप्शन है तीनों वो एकदम राइट है, वो एकदम मेल कहते हैं। टेराकोटा शिल्प मोलेला में है, थेवाकला प्रतापगढ़ में है, और मीनाकारी जयपुर में। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो है ये, जो हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, यानी राजस्थान की कौन सी जगह है जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी जगह है, ओकाला, सांगानेर, खंडेला या नाडोल। तो जो हमारा ओकाला है, जो ओकाला है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जो ओकाला है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। जो ये ओकाला है, जो ये ओकाला है वो चित्तौड़गढ़ में है, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। और जिले का ये जो गांव है, जिले में है, और इसका ये जो गांव है, गांव दाबू, 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 वहाँ क्या पाया जाता है, ओकाला, ओकाला, ओकाला पाया जाता। जो दाबू है वो दाबू प्रिंट, जो दाबू प्रिंट है हमारी वो ओकाला में पाई जाती है। जो हमारा चित्तौड़गढ़ है, जो हमारा चित्तौड़गढ़ है वहाँ क्या पाई जाती है, जो दाबू प्रिंट पाई जाती है। ये ओकाला कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और जो ओकाला में दाबू प्रिंट का काम किया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पर्दे बनाने में काम आता है। तो आंवला, खस, तेंदू और जाहुई, जाहुई। तो हमारा जो खस है, वो खस है वो क्या है, खस जो कि पर्दे बनाने में काम आता है, जो पर्दे बनाने में काम आता है। ये खस है क्या, ये एक झाड़ीनुमा घास, झाड़ीनुमा, झाड़ीनुमा घास है, झाड़ीनुमा घास है, झाड़ीनुमा घास है। ये क्या है, झाड़ीनुमा घास है। और ये राजस्थान के किन स्थानों में पाया जाता है, जो स्थान है वो कहाँ कहाँ है इसके, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, टोंक, इन जिलों में ये पाया जाता है, खस घास पाया जाता है। खस नाम का जो ये घास है वो पाया जाता है। और जो ये भारत के, और जो भारत के ये केरल में, केरल और तमिलनाडु में भी उगाया जाता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी ये उगाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर तो खस हो जाएगा, लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए वो है कि किस स्थान पर पाया जाता है, तो सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में पाया जाता है। और जो भारत के संदर्भ में बात करें तो ये केरल और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि भरत
सूप और भरत सूप और हुरम जी आरी, हुरम जी और आरी किससे संबंधित है? भरत सूप और हुरम जी आरी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो पीतल नक्काशी, गलीचा व दरी उद्योग, ब्लू पोट्री और कढ़ाइया पेच वर्क। तो कढ़ाई और पेच वर्क इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कढ़ाई और पेच वर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो कढ़ाई का काम होता है वो यहाँ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कढ़ाई और पेच, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? जो राजस्थानी चित्रकला थी उसका सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने इसका वर्गीकरण किया। और इसका वर्गीकरण किस में मिलता है? तो इसका वर्गीकरण मिलता है हमारी जो पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स में जो हमारा ये वर्गीकरण मिलता है, राजपूत पेंटिंग्स में हमारा ये वर्गीकरण मिलता है। और जो ये पुस्तक है राजपूत पेंटिंग वो 1916 में लिखी गई थी। कहाँ कब लिखी गई? तो 1916 में ये लिखी गई थी। तो ये दो आपके एडिशनल क्वेश्चन हो गए, यानी कब पूछ ले कि ये किस में मिलता है? आनंद कुमार का जो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किस में मिलता है? तो राजपूत पेंटिंग में मिलता है। और ये कब लिखी गई? तो ये 1916 में लिखी गई। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? यानी जो चारकोल चित्रांकन यानी चित्रों का जो अंकन होता है वो कला का प्रदर्शन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसका उद्घाटन किया गया था, जो इस क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया था वो कब किया था? तो ये उद्घाटन हुआ था 14 जून 2022 को। 14 जून 2022 को जो राज्यपाल थे हमारे, राज्यपाल थे कलराज मिश्र के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो कौन से प्रश्न मोस्ट है कौन से मोस्ट नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? थेवा सीकर, गलीचा निर्माण जयपुर, अजरक प्रिंट बाड़मेर और कठपुतली उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो थेवा कला है वो सीकर में नहीं की जाती है, जो थेवा कला है वो सीकर में नहीं की जाती है, वो की जाती है प्रतापगढ़ में जो थेवा कला है उसका जो प्रमुख केंद्र है ये सीकर में नहीं है। और बाकी तीनों ऑप्शन एकदम राइट हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किस के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर बनाने के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर बनाने के लिए चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, जो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी वित्तीय संस्था राजस्थान की हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? कौन सी जो संस्था है वो राजस्थान के लिए हस्तकला हस्तशिल्प है उसके लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी संस्था है? जो हमारी संस्था है राजसिको, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजसिको जो संस्था है वो इसके लिए उत्तरदायी है। जो इसकी स्थापना पूछ ले आपको, राजसिको की स्थापना पूछ ले तो 1961 में। कब हुई थी? 1961 में की गई थी। जो
इसका पूरा नाम पूछ ले आपको, राजसिकों का, राजसिकों का पूरा नाम, राजसिकों का पूरा नाम पूछ ले तो राजस्थान, राजस्थान लघु, राजस्थान लघु उद्योग, उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये 2 प्रश्न और याद करने इसके साथ ही। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जवाहर कला केंद्र राजस्थान में यहाँ यहाँ स्थित है, यानी कहाँ स्थित है। जो राजस्थान में जो जवाहर कला केंद्र है वो कहाँ स्थित है, तो जो जवाहर कला केंद्र है जो हमारा वो कहाँ स्थित है, जयपुर में। कहाँ स्थित है, जयपुर में, जयपुर में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके संरक्षण के लिए राजस्थानी जो कला और संस्कृति है, राजस्थानी, राजस्थान की जो कला, कला और शिल्प, कला व शिल्प को संरक्षण देने के लिए इसकी स्थापना कब की गई थी, 1993 में की गई थी। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो हमारा जयपुर है उसको, जो हमारा जयपुर है उसको सिटी ऑफ आर्ट, यानी कलाओं का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है, सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। यानी आपको पूछ ले कि सिटी ऑफ आर्ट किसे कहते हैं, तो जो हमारा जयपुर है उसको सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोट कला बेबान है, जो लोट कला बेबान है वो क्या है। जो लोट कला बेबान है वो लकड़ी से निर्मित, जो लकड़ी से निर्मित सिंहासन है जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति का श्रृंगार करके बिठाया गया है, बिठाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लोट कला बेबान। लोट कला लोक कला बेबान, ये लोक कला है, सॉरी यहाँ है लोक कला बेबान, लोक कला बेबान। बेबान किससे संबंधित है, तो जो लकड़ी पर सिंहासन पर ठाकुर जी की मूर्ति का श्रृंगार करके बैठाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बेबान कहते हैं। क्या कहते हैं, बेबान कहते हैं। ये ठाकुर जी की मूर्ति है, जो ठाकुर जी की मूर्ति है वो, जो ठाकुर जी की मूर्ति है वो चित्तौड़गढ़ जिले में, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में ये बेबान कला पाई जाती है। जिले में बस्ती में एक प्रचलित लोक कला है, जिले की एक बस्ती है वहाँ की एक क्या है, प्रचलित लोक कला है, प्रचलित लोक कला है, लोक कला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल, मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है, किस शिल्प कला से संबंधित है, थेवा कला, उस्ता कला, बंदेज कला या मोलेला मृणमूर्ति कला, यानी जो हमारी कौन सी कला है उससे संबंधित है। तो हमारा जो मोलेला मृणमूर्ति है, मोलेला मृणमूर्ति कला है उससे संबंधित है, जो मोलेला मृणमूर्ति है कला उससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि रावण हत्या क्या है। जो रावण हत्या है हमारा वो क्या है, जो रावण हत्या है वो क्या है, तो रावण हत्या हमारा क्या है, वाद्य यंत्र, क्या है, वाद्य यंत्र, जो बजाए, जो हाथ से बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र रावण हत्या है। तो दोस्तों जो हमारे ये प्रश्न थे उनका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हमारे बायो में मिल जाएगा, जो हमारे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जो आपकी पशु परिचर की एग्जाम्स होने वाली है उसमें 2 से 3% ये सम्मिलित करने वाले जरूर पूछे जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपको उलझाने वाले होते हैं। क्या होते हैं, उलझाने वाले होते हैं। इनमें 3 सही देके एक गलत दे देता है, उससे आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों जो हमारा ये प्रश्न है उसको हम करते हैं। तो नौटंकी भरतपुर और धौलपुर, तमाशा जयपुर, तुराकलंगी मारवाड़ और रमत बीकानेर जैसलमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
जो नौटंकी नौटंकी होती है वो हमारी भरतपुर और धौलपुर में होती है। जो तमाशा होता है वो जयपुर में होता है। और जो तुर्रा कलंगी होती है, दो दो जो तुर्रा कलंगी होती है वो मारवाड़ में नहीं होती है, किस में होती है? निमाड़ में होती है। किस में होती है? निमाड़ में होती है। जो निमाड़ में होती है तो इसका सही आंसर भी सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका, यह सम्मिलित नहीं है इसमें। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जो इनमें से कौन कौन मांड गायन के सिद्धत सिद्धहत सिद्धहस्त नहीं है, सिद्धहस्त नहीं है। यानी जो मांड गायन होता है हमारा उसके लिए सिद्धहस्त नहीं है, यानी मांड गायन नहीं गाते हैं। तो मांड गायन कौन नहीं गाता है? तो गुलाबो। जो गुलाबो है वो क्या करती है? मांड गायन हमारा नहीं गाती है। जो गुलाबो है वो हमारा मांड गायन नहीं गाती है। जो मांड गायन है, जो मांड गायन वो जैसलमेर जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है, मांड गायन किया जाता है। तो मांड गायन में अल्लाह जिलाबाई और गौरीबाई और बन्नो बेगम, गौरीबाई और बन्नो बेगम और मांगी बाई, जो मांगी बाई है वो क्या है? प्रसिद्ध है। जो मांड गायन के लिए ये तीनों तीनों चारों प्रसिद्ध है। तो आपको पूछ ले कि मांड गायन के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? तो अल्लाह जिल्लाबाई, गौरीबाई और बन्नो बेगम, और चौथा हमने बताया कि मांगी बाई भी इसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से, यानी जानकीलाल भांड है उसका संबंध किस लोक नाट्य से, यानी जो लोक नाट्य है वो कौन सा लोक नाट्य करता है? जो जानकीलाल भांड है हमारा वो क्या करता है? स्वांग करता है। क्या करता है? स्वांग करता है। स्वांग करता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वांग है, जो हमारा स्वांग है वो स्वांग है जो भरतपुर व शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र की लोक नाट्य कला है। लोक नाट्य कला है। क्या है? लोक नाट्य कला है। जो लोक नाट्य कला है, जो स्वांग है वो भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र की लोक नाट्य कला है। ये भी आपको एडिशनल जानकारी रखनी है इसके बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? जो वाद्य यंत्रों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हमारे जो राम नारायण और सुल्तान खां है वो किससे संबंधित है? तो वो हमारे संबंधित है सारंगी से। जो ये सारंगी का वादन करते हैं, यानी सारंगी बजाते हैं। और जो सारंगी बजाते हैं तो इनके लिए जो पंडित राम नारायण शास्त्री है, जो पंडित राम नारायण शास्त्री है, आपको पूछ ले कि जो पंडित राम नारायण शास्त्री है, जो पंडित राम नारायण शास्त्री को 2005 में क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। तो आपको पूछ ले कि राम नारायण शास्त्री को पद्म विभूषण कब मिला? तो 2005 में। कब मिला? 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की वह परंपरा जिसे दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, यानी जो घर पर स्त्रियां रहती है वो लोकनाट्य करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टोंट्या। क्या करते हैं? टोंट्या करती है। यह आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न रहने वाला है क्योंकि ये बार बार पूछा भी जाता है और ये आपको सभी को पता भी होगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो लोक कथा देवनारायण जी की फड़ है उसके गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो जंतर। क्या किया जाता है? जंतर किया जाता है। जो देवनारायण जी की फड़ है,
जो सबसे पहले देखिए, जो देवनारायण है वो विष्णु के अवतार है। किसके अवतार है? विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और जो भारत सरकार ने 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया, डाक टिकट जारी किया था 1992 में। 2 सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी किया था। ये पहले लोक देवता हैं जिनकी डाक टिकट जारी की थी, तो 5 रुपये की डाक टिकट जारी की थी। और जो इनकी फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। जो फड़ है देवनारायण जी की वो सबसे लंबी है, लंबी फड़ है। और जो फड़ का गायन होता है वो जंतर से होता है, ये बता ही दिया आपका। और जो देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी, देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो देवनारायण की मृत्यु हुई थी देवभाली जो ब्यावर अजमेर में है। जो क्या है? ब्यावर अजमेर में जो देवभाली है वो ब्यावर अजमेर में, वहाँ पर देवनारायण जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो ये एडिशनल पर्सन है, आपको इनको भी ध्यान में रखना है, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि फल्गु बाई का संबंध किस लोक नाट्य से? जो फल्गु बाई है उसका संबंध किस लोक नाट्य से है? तो जो हमारी फल्गु बाई है उसका लोक नाट्य है चरी, उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? चरी से संबंधित है। और ये चरी नृत्य है जो अजमेर व किशनगढ़ में किया जाता है। जो अजमेर और किशनगढ़ है वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है, जो नृत्य है वो हमारा किया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? जो वाद्य यंत्र है वो बाकी 3 से अलग है। खड़ताल, मशक, शहनाई या अलगोजा। तो जो खड़ताल है हमारा वो इन तीनों से अलग है। तो किस प्रकार अलग है? ये घन वाद्य यंत्र है। क्या है? घन वाद्य यंत्र है। और जबकि मशक, शहनाई, अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र। ये मशक, शहनाई और अलगोजा है वो क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। और जो हमारा खड़ताल है वो क्या है? घन वाद्य यंत्र है। जो ये सुशिर वाद्य यंत्र है इन्हें मुंह से फूंक देकर बजाया जाता है। मुंह से हवा फूंक कर बजाया जाता है। जबकि जो घन वाद्य यंत्र है वो हाथ से बजाए जाते हैं। हाथ से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? हाथ से बजाया जाता है। तो ये आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, जो हमारा अगला प्रश्न है कि बीकानेर की गायिका अल्लाह जिल्लाबाई किस राग गायन की प्रसिद्ध थी? जो अल्लाह जिल्लाबाई थी वो किस राग की प्रसिद्ध थी? तो आपको बताना है कि जो अल्लाह जिल्लाबाई है वो किस राग की प्रसिद्ध थी। तो हमें जो पीछे प्रश्न किया था उसमें भी आपका ये जिक्र हुआ था, जो मांड है उसकी ये प्रसिद्ध गायक है। किसकी गायक है ये? मांड की। जो मांड है उसकी ये गायक है। जो ये बीकानेर की अल्लाह जिल्लाबाई है वो गायक है। और 1982 में है, भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया था? पद्मश्री दिया था। पद्मश्री से सम्मानित किया था। और जो अल्लाह जिल्लाबाई है उसके द्वारा जो हमारा गीत गाया जाता है पधारो मारे देश, ये गाया गया था। जो अल्लाह जिल्लाबाई है उसने पधारो मारे देश नामक जो गीत गाया था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि ओल्यू राजस्थान के लोक जीवन के किस अवसर पर से संबंधित है? ओल्यू राजस्थान के लोक जीवन के किस से संबंधित है? तो ओल्यू जो हमारा है वो किससे संबंधित है? पुत्री के विवाह। जो पुत्री का विवाह होता है तब ये ओल्यू किया जाता है। ओल्यू नामक गीत गाया जाता है। तो ये
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वो ये है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? यह प्रवर्तक है, यह मिसप्रिंटिंग हो गया है। तो प्रवर्तक है, किस ख्याल के प्रवर्तक हैं? तो किस ख्याल के प्रवर्तक है? तो शेखावटी ख्याल के। किस ख्याल के प्रवर्तक हैं? तो शेखावटी ख्याल के हैं। तो जो हमारे जो नानूराम है वो कहाँ के हैं? तो चिरावा 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 झुंझुनू 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 के चिरावा झुंझुनू के रहने वाले हैं। और इनकी जो जाति है वो क्या है? मुसलमान है। मुसलमान है। मुसलमान है। जो जाति है वो मुसलमान है। और नानूराम और जो नानूराम नानूराम और पुजीरा है, उनकी पुजीरा तेजी के काल को शेखावटी ख्याल का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो शेखावटी ख्याल का जो काल था उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। जो नानूराम और पुजीरा तेजी के काल को क्या कहा जाता है? तो ये स्वर्ण काल था। जब ये दो व्यक्ति थे तो जो शेखावटी का ख्याल था उसको स्वर्ण काल कहा जाता था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे बागड़ की मीरा कहा जाता है? बागड़ की मीरा हमारी गौरी बाई है। कौन है? गौरी बाई है। गौरी बाई इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी गौरी बाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौरी बाई को बागड़ की मीरा कहा जाता है। जो गौरी बाई का जन्म है वो डूंगरपुर के नागरकुल में हुआ था। डूंगरपुर के नागरकुल में हुआ था। और ये कृष्ण भक्त थी। ये क्या थी? कृष्ण भक्त थी। क्या थी? कृष्ण भक्त थी। तो ये कृष्ण भक्त थी। जो तत्कालीन राजा था महारावल शिव सिंह, जो इसके समय जो राजा था महारावल शिव सिंह, उसने एक मंदिर भी बनाया था। तो ये गौरीबाई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है? जो गौरी देवी है वो किस गायन शैली से संबंधित है? जो हमारी गौरी देवी है वो मांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? मांड से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, जो गौरी बाई है उसे मरु कोकिला भी कहा जाता है। गौरी बाई को मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि जो पटेलिया लालर और मुमल बिछिया ये क्या है? जो पटेलिया लालर मुमल ये क्या है? जो पटेलिया लालर और मुमल और बिछियो ये क्या है? ये हमारे लोकगीत है। क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। लोकगीत। आपको बिछिया को देखकर ये परेशान नहीं होना है। यदि आपको बिछिया को देखकर आप ये आभूषण लगा दिया तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जो राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है उसकी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल भरतार किस लोक देवता से संबंधित है? यानी जो कौन सा लोक देवता है उससे ये
संबंधित है। तो हमारा जो लोक देवता है रामदेव जी, रामदेव जी है उससे संबंधित है। जो नेतल है वो नेतल है वो रामदेव जी की पत्नी थी। जो नेतल है वो रामदेव जी की क्या थी? पत्नी थी। रामदेव जी की पत्नी थी। और जो हिंदू और ये मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जो ये देवता है वो हिंदू मुस्लिम क्या प्रतीक है? हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक देवता है रामदेव जी। तो दोस्तों हमारा जो ये रामदेव जी हैं वो भी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि बतुल बेगम का संबंध राजस्थान के किस गायन परंपरा से? जो बतुल बेगम है हमारी, वो उसका किससे संबंध है? कौन से गायन से संबंधित है? तो हमारा कौन सा संबंध हो जाएगा इसका? मांड गायन। क्या है? मांड गायन। मांड गायन से संबंधित है। जो बतुल बेगम है उसका संबंध मांड गायन से है। और जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने महिला दिवस पर, महिला दिवस, जो महिला दिवस हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च 2020 को, 8 मार्च 2020 को ने नारी शक्ति सम्मान, नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार से सम्मानित किया, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। और जो ये बतुल बेगम है वो जयपुर की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। और ख्यातिमांड और भजन लोक गीत गाती है। क्या गाती है? ख्यातिमांड और भजन लोक गीत गाती है। तो दोस्तों ये इसकी इंफॉर्मेशन थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है? जो गजल गायक है उनमें कौन सा है वो राजस्थान से संबंधित है? तो जो राजस्थान से संबंधित है वो है जगजीत सिंह। जो है हमारा जगजीत सिंह, जगजीत सिंह, जगजीत सिंह हमारा किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित। जो अनूप जलोटा है, अनूप जलोटा है वो उत्तराखंड से है, उत्तराखंड। और गुलाम अली, गुलाम अली है जो हमारे पाकिस्तान, पाकिस्तान से संबंधित है। और पंकज उद्धास, जो पंकज उद्धास है वो गुजरात से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। और जो हमारे जो ये गजल गायक है जगत सिंह, वो गंगानगर, वो गंगानगर, 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 गंगानगर के रहने वाले, गंगानगर के रहने वाले, गंगानगर के रहने वाले। और 2003 में, 2003 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। क्या मिला था? 2003 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जोरवा, जोरवा लोकगीत का संबंध है। जो जोरवा लोक गीत है उसका संबंध किससे है? तो जोरवा लोकगीत है वो हमारे जैसलमेर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है। जोरवा लोकगीत है वो हमारा जैसलमेर से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? जो लांगुरिया गीत है वो किस लोक देवता के मेले का आकर्षण है? तो जो हमारा लांगुरिया गीत है वो केला देवी, जो केला देवी है उनके जो मेला लगता है उसका आकर्षण केंद्र है। जो केला देवी का मंदिर है वो करौली में है। कहाँ है? करौली में, करौली में है, करौली में है। और जो ये गीत गाया जाता है लांगुरिया गीत, ये भक्ति गीत है। क्या है? भक्ति गीत है, भक्ति गीत है। ये जो लांगुरिया गीत है वो क्या है? एक भक्ति गीत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? जो युवती सौंदर्य का वर्णन कौन सा गीत करता है? तो जो मुमल है
वो मुमल है वो हमारा जो स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करता है, स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करता है। और जो ये मुमल गीत है वो जैसलमेर का है। कहाँ का है? जैसलमेर का है। जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है, प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत है। और जिसने राजकुमारी मुमल का, जो राजकुमारी मुमल थी, राजकुमारी मुमल थी, उसका सौंदर्य वर्णन किया गया है। एक श्रृंगारिक गीत भी है। क्या है? श्रृंगारिक, श्रृंगारिक गीत, यानी जो श्रृंगार के समय जो गीत होता है वो गीत भी ये है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर मुमल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान कबीर यात्रा, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से? जो राजस्थान की कबीर यात्रा है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमारा कौन कौन से क्षेत्र हैं? गायन क्षेत्र है, चित्रण क्षेत्र है, वानिकी है, लेखन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायन क्षेत्र। गायन क्षेत्र से कबीर यात्रा का संबंध है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि रतवाई लोकगीत, जो रतवाई लोकगीत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? जो रतवाई लोकगीत है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है यह आपको बताना है। मेवात से है, मारवाड़ से है, मेवाड़ से है या हाड़ौती से है? तो जो मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र है उससे इस रतवाई लोकगीत का संबंध है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जो रागड़ी है, रागड़ी किस बोली की उपबोली है? जो रागड़ी है वो किस बोली की उपबोली है? तो जो रागड़ी है वो हमारी मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। तो दोस्तों बताइए कि किसकी उपबोली है? तो हमारी जो मालवी है उसकी ये उपबोली है, जो मालवी भाषा है उसकी ये उपबोली है। रागड़ी मालवी भाषा की उपबोली है और भारत के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। ये भारत के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। भारत के मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। और मालवी की उपबोलियां हैं, जो मालवी की उपबोलियां हैं, उपबोलियां ये भी आपको पूछ सकता है कि मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी है। तो मालवी की उपबोलियां हैं रागड़ी, रागड़ी, उज्जैनी, 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 राजवाड़ी, 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 उमाथवाड़ी, उमाथवाड़ी और सोंदवाड़ी, और सोंदवाड़ी। ये इसकी उपबोलियां हैं, ये इसकी उपबोलियां हैं। और ये निमाड़ी, जो निमाड़ी है वो भी इससे संबंधित है, मध्य प्रदेश के आसपास आपके बोली जाती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? जो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी है वो कहाँ स्थित है? तो हमारी जो बीकानेर में, कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में है। और इसकी स्थापना, इसकी स्थापना है, स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1983, 25 जनवरी 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्वान जो कि राजस्थानी भाषा बोली से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? यानी कौन सा विद्वान है जो राजस्थानी की बोली भाषा के लिए नहीं जाना जाता है? तो नोम चॉम्स्की, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नोम चॉम्स्की है, जो नोम चॉम्स्की है वो इसके लिए नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जो मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी ढूंढाड़ी सम्मिश्रित से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? जो मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों भाषाओं के सम्मिश्रण से जो उत्पन्न भाषा है उससे कौन सी बोली है? तो मालवी, रागड़ी, मालडी या मेवाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवी। क्या है? मालवी। जो
मालव प्रदेश है, वहाँ पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के सम्मिश्रण से मालवी भाषा का हुआ है। यह राजस्थान के झालावाड़ झालावाड़ झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ 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 के मालवा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बोली जाती है। निमाड़ी, जो निमाड़ी है, ये प्रश्न आपको बार बार पूछा गया है। निमाड़ी निमाड़ी इसकी क्या है? उपबोली है। उपबोली है। जो हमारी मालवी है उसकी उपबोली क्या है? उपबोली है। ये उपबोली निमाड़ी, ये निमाड़ी उपबोली है मालवी की। मालवी की ये निमाड़ी उपबोली है। तो ये आपको पूछ सकता है कि मालवी की उपबोली कौन सी है, तो निमाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि तोरावाटी है, नागरचोल है, चौरासी है या खेराड़ी है। तो खेराड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो खेराड़ी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? जो मालवी का शक्तिशाली प्रभाव किस बोली पर है? तो किस बोली पर है जो मालवी का प्रभाव है वो किस बोली पर है? तो हमारी जो अहीरवाटी बोली है उस पर मालवी का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। क्या प्रभाव है? इसका ज़्यादा प्रभाव है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि दाती मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान के किस क्षेत्र में ये बोली जाती है? जो दाती मारवाड़ी की एक उपबोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये हमारी क्षेत्र में बोली जाती है, बाड़मेर क्षेत्र में। बाड़मेर क्षेत्र में ये बोली जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है वो वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी कौन सी बोली बोली जाती है? तो वागड़ी। कौन सी बोली जाती है? वागड़ी भाषा। क्या? वागड़ी बोली जाती है। जो ये क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। जो इसकी सहायक भाषा है बीली बोली सहायक बोली है। ये सहायक बोली बीली सहायक बोली है। बागड़ी और गुजराती ये बीली इसकी सहायक बोली है। और आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, इम्पोर्टेंट, लगभग 5 से 6 एग्जाम्स में ये बार बार पूछा गया है। तो आपके छपने का चांस 100% हो जाते हैं इस प्रश्न के। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो वागड़ी है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो पिछले प्रश्न था उसका ही थोड़ा घुमावदार प्रश्न ये, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, ठटकी उपबोली किस भाषा की से संबंधित है? जो ठटकी है उपबोली है वो किस भाषा की उपबोली है? जो मारवाड़ी भाषा है उसकी उपबोली है। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी भाषा की है। जो मारवाड़ी भाषा है उसकी उपबोली है। जो मारवाड़ी को मरु भाषा भी बोलते हैं, मरु भाषा भी बोलते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्रों में बोली जाती है। शेखावाटी क्षेत्रों में बोली जाती है, मारवाड़ी के साहित्य को, जो मारवाड़ी का साहित्य उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिंगल। जो डिंगल और पिंगल होता है वो डिंगल मारवाड़ी का साहित्य है और मेवाड़ी का साहित्य पिंगल है। तो जो मारवाड़ी का साहित्य है वो डिंगल है और जो पिंगल है वो किसका साहित्य है? मेवाड़ी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया मारवाड़ी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, अहीरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो अहीरवाटी और मेवाती भाषा है वो किस
क्षेत्र में बोली जाती है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जो हमारा उत्तरी पूर्वी राजस्थान है वो उस क्षेत्र में ये बोली जाती है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है अहिरवाटी। और ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वो कहाँ है, किशनगढ़। कौन कौन से में आते हैं, किशनगढ़ आ गया, बहरोड आ गया, बहरोड आ गया, अलवर आ गया, अलवर आ गया और भरतपुर, भरतपुर। जो हमारा किशनगढ़, बहरोड और भरतपुर है उन जिलों में ये अहिरवाटी और मेवाती भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। जो जो हाड़ौती बोली है वो राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। तो हमारे जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। हाड़ौती बोली है वो हमारी मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में बोली जाती है, जिलों में बोली जाती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान भाषा दिवस है, राजस्थान भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो राजस्थान का भाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राजस्थान दिवस और राजस्थान भाषा दिवस में, जो ये 30 मार्च है उसको तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस, यानी राजस्थान की इस दिन स्थापना हुई थी, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च। और जो 22 मार्च है वो जल दिवस, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 22 मार्च है हमारा वो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 21 फरवरी को हमारा राजस्थान भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि मारवाड़ परगना रिविगत लेखक कौन है। जो मारवाड़ परगना रिविगत के लेखक कौन है, जो मारवाड़ के परगना है उसकी जो विगत है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है हमारे मूर्णोत नैन्सी। जो मूर्णोत नैन्सी है वो मारवाड़ परगना के लेखक है, ये लेखक है, ये जसवंत सिंह दीवाना एवं प्रसिद्ध लेखक थे, ये जसवंत सिंह के दीवान। ये जो मूर्णोत नैन्सी है वो जसवंत सिंह के क्या थे, दीवान थे, जसवंत सिंह के क्या थे, दीवान। वह प्रसिद्ध लेखक, वह प्रसिद्ध लेखक थे। और जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह ने मूर्णोत नैन्सी की हत्या करा दी। मूर्णोत नैन्सी की हत्या किसने कराई, हत्या करवाई थी जो अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने मूर्णोत नैन्सी की हत्या करवा दी थी। तो इस प्रकार ये इसका मूर्णोत नैन्सी के बारे में वर्णन है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित संतों में से किसे निम्नलिखित संतों में से किसे किसने किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है, यानी कौन सा संत है उसने मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरदास। क्या हो जाएगा, सुंदरदास इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सुंदरदास है उसने मेवाती भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया आपको पूछ लेगी तो खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया था। और इसे इसे हिंदी साहित्य का शंकराचार्य भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शंकराचार्य, हिंदी साहित्य का शंकराचार्य, शंकराचार्य, हिंदी साहित्य का शंकराचार्य भी कहा जाता है। तो सुंदरदास को हिंदी साहित्य का शंकराचार्य कहा जाता है। और यह खड़ी बोली हिंदी में इसने रचनाएं की थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, जो हमारा अगला प्रश्न है कि जो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है, जो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन हमारा करौली में होता है। कहाँ होता है, करौली में होता है।
तो जितने भी आपके पशु मेले हैं उनको आपको याद करके जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो जो हमारा शिवरात्रि पशु मेला है वो करौली में है। तो जो शिवरात्रि पशु मेला है वो कब आयोजित किया जाता है? तो आश्विन में आयोजित किया जाता है। आश्विन मास में ये आयोजित किया जाता है। आश्विन मास में यह आयोजित किया जाता है। और इस मेले का आयोजन 1964 से हो रहा है। कब से हो रहा है? 1964 से। वर्ष 1964 से इसका आयोजन हो रहा है। तो इसका सही आंसर आपको करौली याद रखना है, और पशु मेले भी राजस्थान के याद रखने हैं। जो चंद्रभागा मेला है आपका वो झालावाड़ में है। गोगामेड़ी पशु मेला है वो हनुमानगढ़ में है। और शिवरात्रि पशु मेला आपको करौली में बता दिया। और रामदेव पशु मेला है वो नागौर में। ये 3-4 आपको पशु मेले याद रखने हैं। ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? जो बेणेश्वर का मेला है वो किस माह में लगता है? तो बेणेश्वर का मेला हमारा माघ माह में लगता है। कब लगता है? माघ के माह में लगता है। बेणेश्वर में, जो बेणेश्वर हमारा कहाँ है? तो डूंगरपुर में। आपको पूछ ले कि बेणेश्वर कहाँ है? तो डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर में जो सोम माही और जाखम नदियों का संगम होता है वहाँ पर माघ की पूर्णिमा को ये मेले का आयोजन होता है। और इस मेले को ही बागड़ का पुष्कर मेला भी कहा जाता है। बागड़ का पुष्कर मेला भी कहा जाता है। और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, इस मेले को ही आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जो हमारे गोगा जी हैं उनका मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जो हमारा गोगा जी का मेला है वो हनुमानगढ़ नौहर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। जो हनुमानगढ़ की तहसील है नौहर, उसमें आयोजित होता है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? जो बादशाह का प्रसिद्ध मेला है वो राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो हमारा जो शहर है ब्यावर में आयोजित होता है। जो अब तो नया जिला बन गया है, लेकिन पहले ये अजमेर में था। कहाँ था? आपको पूछ ले तो अजमेर में था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी मेले का आयोजन किया जाता है? जो सीताबाड़ी का मेला है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो हाड़ौती क्षेत्र। किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो हाड़ौती क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। जो ये 12 जिला है वहाँ पर है ये हाड़ौती क्षेत्र। 12 जिला की शाहबाद तहसील के केलवाड़ा गांव में सीताबाड़ी मेले का आयोजन केलवाड़ा गांव के पास सीताबाड़ी नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की सहरिया जनजाति है उसके लिए सबसे बड़ा मेला है। सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है इसे। सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है इस मेले को। जो सीताबाड़ी मेला है उसको सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये।
हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सीतावाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। जो राजस्थान में सीतावाड़ी का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, तो हमारा केलवाड़ा में। कहाँ आयोजित होता है, तो केलवाड़ा में। आपको वहाँ तो पूछ लिया कि जो सीतावाड़ी का मेला है वो का आयोजन कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है, तो हाड़ौती में। और जगह पूछ ली तो केलवाड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केलवाड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि करणी माता का मेला, जो करणी माता है, करणी माता है उसका मेला कहाँ आयोजित होता है, तो करणी माता का मेला लगता है बीकानेर में। कहाँ लगता है, बीकानेर में। करणी माता को चूहों की देवी, चूहों की देवी, देवी भी कहा जाता है, चूहों की देवी भी कहा जाता है। और डाडा वाली डोकरी, डाडा, डाडा वाली डोकरी, वाली डोकरी, डोकरी, क्योंकि यहाँ पर करणी माता के डाडी पाई जाती है, इसके कारण डाडा वाली डोकरी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो इसका मेला, जो करणी माता का मेला है वो चैत्र व आश्विन, जो चैत्र और आश्विन माह है, चैत्र व आश्विन माह में नवरात्रों के टाइम लगता है, नवरात्रों के समय लगता है ये मेला। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का आप ये विश्लेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, जो भरतरी, भरतरी मेला है राजस्थान के किस जिले में लगता है। जो भरतरी का मेला है हमारा वो राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो भरतरी का मेला लगता है अलवर में, अलवर में, अलवर में। और कब लगता है ये, भाद्रपद, भाद्रपद अष्टमी को, भाद्रपद अष्टमी को लगता है। और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, ये अलवर में लगता है, लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो भाद्रपद अष्टमी आपको याद भी रखना है। ये भी पूछ सकता है कि भरतरी का मेला किस माह में लगता है, तो भाद्रपद में अष्टमी को लगता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो चंद्रभागा मेला हमने बार पीछे आपको बताया था कि झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, झालावाड़ में, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि कल्याण जी का मेला, कल्याण जी, जो कल्याण जी का मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कल्याण जी का मेला आयोजित किया जाता है डिग्गी, डिग्गी में आयोजित किया जाता है। कल्याण जी का मेला डिग्गी में आयोजित किया जाता है, जो एक टोंक तहसील है, टोंक, टोंक जिले की मालपुरा, टोंक जिले की मालपुरा तहसील, तहसील मालपुरा तहसील में डिग्गी नामक पर यहाँ पर कल्याण जी का मेला किया जाता है। ये मेला है, मेला, मेला कब कब आयोजित होता है, तो मेला होता है हमारा बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, भाद्रपद एकादशी, भाद्रपद एकादशी, एकादशी, भाद्रपद एकादशी व श्रावण मास में, व श्रावण मास, श्रावण मास की अमावस्या को, श्रावण मास की अमावस्या को 3 बार इसका मेला लगता है। बैसाख पूर्णिमा, भाद्रपद एकादशी और श्रावण मास की पूर्णिमा को कल्याण जी का मेला लगता है। ये डिगी में लगता है, जो डिगी है वो हमारे टोंक के मालपुरा तहसील में है। तो दोस्तों इस प्रकार इसके ये अदर प्रश्न है वो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला है जो तिलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है, जो मल्लीनाथ पशु मेला है वो कब आयोजित किया जाता है, तो चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। जो हमारा चैत्र माह है उसमें यह आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्ल में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सी नस्ल के लिए तेजाजी पशु मेला का आयोजित किया जाता है। तो तेजाजी पशु मेला का आयोजन किया जाता है नागौरी गायों के लिए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है
कि कोलायत मेला बीकानेर प्रसिद्ध मेला है, इसका अन्य नाम क्या है। जो हमारा कोलायत का मेला है उसका अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम हमारा कपिल मुनि मेला। कपिल मुनि मेला, जो कपिल मुनि मेला है वो कोलायत का मेला के नाम का दूसरा नाम है। और जो कोलायत ये मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है। लाल्या काल्या का मेला कब आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है। तो लाल्या काल्या का मेला कहाँ आयोजित होता है, अजमेर में लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है। और ये कब आयोजित होता है, नरसिंह जयंती के अवसर पर। जो नरसिंह जयंती है, नरसिंह जयंती भगवान विष्णु का अवतार है नरसिंह, उसकी जयंती के अवसर पर यह लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है अजमेर में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि धौलागढ़ देवी का मेला, धौलागढ़ देवी का मेला किस जिले में से जुड़ा है। यानी धौलागढ़ देवी है उसका जो मेला है वो किस जिले से जुड़ा है। तो कौन सा जिला हो जाएगा, कौन सा जिला हो जाएगा। जो धौलागढ़ देवी है उसका मेला है वो अलवर जिले से। किस जिले से है, अलवर जिले से है, जो अलवर जिले से है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। यानी कौन सा लोक देवता है उसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना के सांप्रदायिक सद्भावना यानी जो संप्रदायों के बीच जो भावना होती है उसको बढ़ावा देता है। तो कौन सा मेला है। तो हमारा जो रामदेव जी का मेला है, जो रामदेव जी का मेला है उसका ये होता है, सद्भावना को बढ़ाता है। और ये मेला है हमारा जैसलमेर में, जैसलमेर के पोखरण के पास, पोखरण के पास रामदेवरा नामक स्थान पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी से, देखो भाद्रपद शुक्ल एकादशी नहीं शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बनता है। शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये लगता है। और ये मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सद्भावना को बढ़ाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का आपको एडिशनल जानकारी और याद रखनी है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला में आयोजित होता है कब, कौन से माह में आयोजित होता है। तो रणथंभौर का जो गणेश मेला है वो हमारा आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। जो भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी होती है उसको जो रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला है वो आयोजित होता है। यहाँ गणेश जी की त्रिनेत्र की मूर्ति है। क्या है, त्रिनेत्र की मूर्ति है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। जो ये किस में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आपको ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है। यानी जो भीलवाड़ा आसिंद में सवाई भोज का मेला लगता है वो किस महीने में लगता है। तो जो हमारा मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इस मेले का आयोजन होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। जो प्रसिद्ध केला देवी का मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सी, ये करौली में आयोजित किया जाता है। करौली में आयोजित किया जाता है केला देवी का मंदिर, ये केला देवी को। और लंगूरिया नामक एक लोकगीत गाया जाता है। लंगूरिया नामक लोकगीत भी यहाँ केला देवी के लिए गाया जाता है। ये करौली में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का
सही आंसर करौली हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से, ये कान से नहीं है, ये कौन से है, कौन से कौन से मेले और उनके बाने बाने के महीने मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं, यानी कौन सा मेला है उसका जो आयोजन है वो उस में नहीं होता है। तो जो हमारा खाटू श्याम जी का मेला है, जो खाटू श्याम जी का मेला है वो फागुन में लगता है, ये तो सही है, ये तो सही है। पुष्कर मेला है, वो पुष्कर मेला कब लगता है, वो कार्तिक को लगता है, ये भी सही है। जो बाबा रामदेव जी का मेला है वो नहीं, जो बाबा रामदेव जी का मेला वो श्रावण में नहीं लगता है, वो भाद्रपद में लगता है। भाद्रपद में ये शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, एकादशी तक लगता है। तो इस प्रकार ये सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि केसरिया का मेला कहाँ लगता है। जो केसरिया है हमारा उसका मेला कहाँ लगता है, तो केसरिया का मेला लगता है दुलेव में। कहाँ लगता है, दुलेव में। दुलेव ये कहाँ है, उदयपुर का एक छोटा सा गांव है दुलेव, उदयपुर में है ये दुलेव, वहाँ लगता है। और मेला लगता है प्रतिवर्ष चैत्र अष्टमी को लगता है। और ये ऋषभदेव मंदिर को जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ माना गया। जो ऋषभदेव मंदिर है, यहाँ एक ऋषभदेव मंदिर है, ऋषभदेव जो जैनों के तीर्थकर थे उनमें से एक है, वो यहाँ प्रसिद्ध मेला लगता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न की ये एडिशनल जानकारी है आपके लिए, बताइए आपको। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यूषण पूर्व किस समुदाय से संबंधित है। जो पर्यूषण पूर्व है वो किस समुदाय से संबंधित है, तो हमारा कौन सा समुदाय है, तो जैन समुदाय। किससे संबंधित है, जैन समुदाय से संबंधित है। तो जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। तो जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है, जो जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है सावन में। और जो तीज का त्यौहार है हमारे दो बार आता है, एक तो श्रावणी तीज जिसे छोटी तीज भी कहा जाता है, छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। और एक भादवे के महीने में यानी भाद्रपद के महीने में बड़ी तीज का आयोजन होता है। इसमें इस महीने में महिलाएं हाथ व पैरों में मेहंदी भी लगाती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जो हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा है। जो हमीर हट है नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की है। जो हमीर हट नामक ग्रंथ की रचना की है चंद्रशेखर ने। किसने की है, चंद्रशेखर ने। और इनकी जो अन्य रचना है वो है सुरजन चरित्र उनकी अन्य रचना है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर चंद्रशेखर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि इल्ला न देणी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय। यानी जो ये गीत है वो किसने गाया है, तो ये गीत गाया है हमारे वीर सतसई ने। किसने गाया है, वीर सतसई ने। ये जो गीत है उसका जो ग्रंथ है उसकी रचना वीर सतसई ने की है, वीर सतसई नामक ग्रंथ से ली गई है, वीर सतसई नामक ग्रंथ से ली गई है। और इसकी रचना किसने की है, सूर्यमल मिश्र ने
मिश्र ने इसकी रचना की है। जो सूर्यमल मिश्र है उसने इसकी रचना की है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है सहजोबाई। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से? जो सहजोबाई है उसका किस संप्रदाय से संबंध है? तो हमारा जो संप्रदाय है चरणदासी, चरणदासी, उससे इसका संबंध है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि सीताराम लालच का संबंध किससे है? जो सीताराम लालच है उसका संबंध किससे है? तो जो हमारे सीताराम लालच है वो राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी शब्दकोश से उसका संबंध है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि केसर सिंह बारेट ने चेतावनी चूंगटिया, चेतावनी चूंगटिया किसको संबोधित करके लिखा है? जो केसर सिंह बारेट है उसने जो चेतावनी चूंगटिया का जो लिखा है लेख, वो किसको 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 संबोधन करके, यानी किसके संबोधन में लिखा है? तो इसका संबोधन किया है तो महाराणा, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह के लिखे हैं। इसमें चेतावनी चूंगटिया में 13 सोरठे हैं। क्या है? 13 सोरठे हैं, 13 सोरठे हैं। तो इस प्रकार 13 सोरठे इसमें है और ये महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखी गई है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि बातारी फुलवारी किसने कितने खंडों में विभक्त है? जो बातारी फुलवारी है वो कितने खंडों में विभक्त है? तो जो बातारी फुलवारी है वो 14 खंडों में विभक्त है, 14 खंडों में विभक्त है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? जो नेह तरंग है वो किस राजपूत शासक द्वारा रचित है? तो जो हमारा राजपूत शासक है राव बुद्ध, राव बुद्ध है उसके द्वारा नेह तरंग की रचना हुई है। ये कब रची गई? जो बुद्ध है ये राव बुद्ध है उसने 1695 में, 1695 में ये शासक बना था, ये शासक बना था। तो इस प्रकार राव बुद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा में छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? जो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? जो पिंगल शिरोमणि के रचयिता है वो कुशल लाभ है। कौन है? कुशल लाभ उसके रचयिता है। जो पिंगल शिरोमणि है उसके रचयिता है वो कुशल लाभ है। तो कुशल लाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, जो हमारी वीर सतसई बलवद विशाल और राम, जो बलवद विशाल और राम रंजाट के लेखक कौन है? वीर सतसई बलवज बलवज बलवद विशा विलास, बलवद विलास और राम रंजाट के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है हमारे, जो हमारे सूर्यमल मिश्र है वो इनके लेखक है। जो सूर्यमल मिश्रण है वो इसके लेखक हैं। तो दोस्तों हमारा अगला व महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है वंश भास्कर के लेखक कौन है? जो वंश भास्कर है उसके लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक भी सूर्यमल है, सूर्यमल है। तो जो ये प्रश्न है वो लगभग 10 बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए आप। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट कीजिए और जो सूर्यमल की रचनाएं हैं उनको आपको ध्यान में रख के जाना है, क्योंकि सूर्यमल की रचनाएं बार बार पूछी जाती है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, जो सूर्यमल का जन्म है, सूर्यमल मिश्र का जन्म है वो कहाँ हुआ है? जो सूर्यमल का जन्म है वो कहाँ हुआ है? तो सूर्यमल का जन्म कहाँ हुआ है? बूंदी में हुआ, बूंदी में सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? जो सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी है वो किस उपन्यासकार की रचना है? जो हमारे उपन्यासकार हैं मणि मधुकर, जो मणि मधुकर उपन्यासकार हैं उनकी ये रचना है, मणि मधुकर की ये रचना है। ये
चूरू जिले के चूरू जिले के चूरू जिले के सेवा के रहने वाले, जो इनका जन्म है वो चूरू जिले के सेवा में हुआ था। और जो इनका मूल नाम है मनीराम शर्मा। मनीराम शर्मा इनका मूल नाम है। तो इस प्रकार इसका ये चूरू में हुआ नामक स्थान पर हुआ, और मनीराम शर्मा इनका मूल नाम है। जो मूल नाम इनका ये मनीराम शर्मा है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि लीलटास, जो लीलटास है वो उसके लेखक कौन है? जो लीलटास के लेखक कौन है? जो लीलटास है उसके लेखक कौन है? जो लीलटास है उसके लेखक कौन है? तो लीलटास के लेखक हैं कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया लीलटास के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, माइड्रो हेलो रचना किसने लिखी है? जो माइड्रो हेलो रचना है वो किसने लिखी है? तो माइड्रो हेलो रचना लिखी है कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया ने। और जो कन्हैयालाल सेठिया का जन्म है सुजानगढ़ चूरू में हुआ है। और 1976 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं सतवाणी अन्य रचनाएं सतवाणी है, वन फूल है, और मेरा युग है, और दीप किरण है, और लीलटांस ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो आपको ये ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न को आपको इम्पोर्टेंट भी लगा लेना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया? जो टिड्डी राजस्थान में आई थी उसके जो ये पर पुस्तक लिखी गई है टिड्डी नियंत्रण, उसका जो विमोचन किसने किया था? जो विमोचन है उसका विमोचन किया था लालचंद कटारिया ने। किसने किया था? लालचंद कटारिया ने किया था। और ये 2019 व 2020 में जो फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जो राजस्थान में टिड्डी आई थी, मोटे मोटे पशु होते हैं जो फसलों को खा जाते हैं, वो टिड्डी होती है, वो उसका विमोचन लालचंद कटारिया ने किया था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि दोहा है का रचयिता कौन है? जो डोलामारू के दोहा है उनके रचयिता कौन है? तो डोलामारू दोहे के रचयिता है कल्लोल डोलामारू दोहे के रचयिता है। और ये डिंगल भाषाओं में लिखे हैं। ये किस भाषाओं में लिखे हैं? डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की है? जो स्वतंत्र बावनी है उसकी रचना किसने की है? तो स्वतंत्र बावनी की रचना की है तेज कवि जैसलमेरी ने इसकी रचना की है। और ये कब की गई थी? तो ये 1943 में की गई। ये महात्मा गांधी को समर्पित है। महात्मा गांधी को ये भेंट की गई थी। तो ये 1943 में रची गई और महात्मा गांधी को ये भेंट दी थी तेज कवि जैसलमेरी ने। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयदान देता द्वारा नहीं लिखा गया? जो विजयदान देता द्वारा नहीं लिखा गया है, जो विजयदान देता है उसके द्वारा नहीं लिखा गया है बलवंत विलास। जो बलवंत विलास है वो विजयदान देता द्वारा नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है
कि हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास की रचयिता किसने की। जो हूँ गोरी पीवरी उपन्यास है उसकी रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता है मेरे यादवेंद्र शर्मा चंद्र, यादवेंद्र शर्मा चंद्र इसके लेखक हैं, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि बेंगती गांव फलोदी, जो बेंगती गांव फलोदी है में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है। जो बेंगती गांव फलोदी है उसमें किस लोक देवता का मंदिर है, तो जो मंदिर है वो किस लोक देवता का है, तो जो लोक देवता है हमारे हड़बू जी है उनका मंदिर है। किसका है, हड़बू जी का मंदिर है। जो हड़बू जी का मंदिर है वो बेंगती गांव कसोटी में है। तो ये 5 पीरों में आते हैं। जो मारवाड़ के 5 पीर हैं, मारवाड़ के 5 पीर उनमें हड़बू जी का भी नाम आता है। और हड़बू जी का जो जन्म है, जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। और ये रामदेव जी के अनुयायी है। कौन क्या है, रामदेव जी के अनुयायी, यानी रामदेव जी को मानने वाले हैं, रामदेव जी के अनुयायी हैं, यही है। तो ये इस प्रकार इसका हड़बू जी के बारे में ये जानकारी 5 पीरों में गिनती की जाती है। बुंडेल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ और रामदेव जी के ये अनुयायी हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि 4 हाथों वाले देवता किसे कहा जाता है। जो 4 हाथ हैं वो देवता कौन से हैं, तो 4 हाथों वाले देवता हमारे कल्ला जी हमारे 4 हाथों वाले देवता है। इन्हें चतुर्भुज अवतार भी कहा जाता है। जो इनके काले पत्थर से निर्मित मूर्ति सामलिया गांव डूंगरपुर में स्थापित की है। जो इनकी सामलिया गांव डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है। ये बागड़ क्षेत्र, जो बांगड़ क्षेत्र है, बांगड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है, बांगड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है, बांगड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जो रूणीजा के रामदेव बाबा है, जो रूणीदा के रामदेव बाबा है, बाबा रामदेव है के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है। यानी जो रामदेव जी के अनुयायी हैं वो किस पंथ से संबंधित है, तो किस पंथ से संबंधित है, तो कामड़िया, जो कामड़िया पंथ है उससे संबंधित है। और जो रामदेव जी के मेले में नृत्य होता है वो 13 ताली नृत्य होता है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है, श्री कृष्ण का अवतार भी माना गया है, श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। और इनकी जो पंचरंगी ध्वजा होती है, ध्वजा को नेजा कहा जाता है। जो पंचरंगी ध्वजा है उसको नेजा कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा है उसको क्या कहा जाता है, तो पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मनाया जाता है। जो अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी है उसे किस लोक देवी को माना जाता है, तो जो हमारी जिलानी माता है, जो जिलानी माता है उसको अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में माना जाता है। और इनका मंदिर है वो बहरोड अलवर में है, जो बहरोड अलवर में है उनका मंदिर है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जो सेन नाई समाज है उनकी कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है। जो सेन यानी नाई समाज है उनकी लोक देवी के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है, तो कौन सी देवी प्रसिद्ध है, तो जो हमारी नारायणी माता है, जो नारायणी माता है वो सेन या नाई समाज की क्या है, कुलदेवी है।
इनका मंदिर अलवर में है। जो मंदिर है वो क्या है, अलवर में। अलवर जिले के राजगढ़ तहसील की बरवा पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। जो अलवर जिले की राजगढ़ तहसील है उसकी बरवा पहाड़ी में के तलहट में स्थित है। और ये गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। गुर्जर प्रतिहार शैली से निर्मित है, यानी गुर्जर प्रतिहार शैली में इसका निर्माण करवाया गया है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी इनमें से कौन सा युग्म है वो क्या है, असंगत है। तो केला देवी हमारी करौली में, ये तो सही है। करणी माता देशनोक में, ये भी सही है। और रानी सती ये झुंझुनू में, ये भी सही है। जो जीण माता है वो जमुआ रामगढ़ में नहीं है। जो जीण माता है वो हमारी क्या है, कहाँ है, सीकर में स्थित है। और जो हर्ष पहाड़ी है उस पे हर्ष पहाड़ी पर है। और ये रेवासा नामक गांव में है। सीकर के रेवासा नामक गांव में है। और जो अन्य विकल्प हैं वो एकदम सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। जो कोल्लू गांव है वो किस लोक देवता से संबंधित है। तो हमारा जो कोल्लू गांव है वो हमारा लोक देवता है पाबू, कोल्लूमंड यानी पाबूजी के लिए संबंधित है। जो पाबूजी का जन्म कालू फलोदी नामक गांव में हुआ था। और पाबूजी अश्वरोही हाथ में भाला लिए प्रसिद्ध है। ये ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। और ये हाथ में भाला लिए रहते हैं, हाथ में भाला लिए के रूप में प्रसिद्ध है। और इनके शिष्य रेबारी व देवासी जाति होती है। जो रेबारी और देवासी जाति है वो इनके क्या है, शिष्य हैं। और जो इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जो लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जो लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है पाबूजी को। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जो पाबूजी को अवतार माना जाता है, जो हमारा पाबूजी का अवतार है वो किसका है, लक्ष्मण का। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि कोल्लू गांव किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारा कोल्लू गांव है वो किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है, तो पाबूजी के लिए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ऊँट की बीमार हो जाने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। जो ऊँट है हमारा उसको बीमार हो जाता है तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है। तो जो हमारा लोक देवता है पाबूजी, उसकी पूजा की जाती है। जो पाबूजी हैं वो ऊँटों के लोक देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों के लोक देवता के रूप में भी माना जाता है। तो ऊँटों के लोक देवता हमारे पाबूजी हमारे ऊँटों के लोक देवता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, जो हमारा अगला प्रश्न है कि संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। जो संत पाबूजी हैं उनके मुख्य शिष्य हैं रेबारी जाति के जो शिष्य हैं वो संत पाबूजी के शिष्य हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेरों से छुड़वाने हेतु
हेतु जीवन की आहुति दे दी, जो जीवन की आहुति दे दी। तो कौन से लोग देवता हैं? तो हमारे जो पाबूजी हैं वो भी हमारे पाबूजी हैं। क्या है? पाबूजी। पाबूजी ने जो मेरों से अपनी गायों को छुड़ाने के लिए अपनी बलि तक दे दी, और ये गाय रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे, और समाज कल्याण में छुआछूत को मिटाने के लिए 3 गुण बनाए थे देवता ने। जो पाबूजी नामक देवता थे उन्होंने 3 गुण बनाए थे। एक पहला गुण था गोरक्षा, गोरक्षा। दूसरा हमारा था, तो दोस्तों इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व की धरोहर के रूप में शामिल किया गया है? विश्व की धरोहर के रूप में कौन से जिले को शामिल किया गया है? तो कौन सा जिला है, कौन सा किला है वो जिसको विश्व पहाड़ी के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तारागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो दोस्तों बताइए कौन से किले को सम्मिलित किया गया है? तो हमारा जो किला है तारागढ़ का, तारागढ़ का किला, तो तारागढ़ का किला है उसको क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। जो तारागढ़ का किला है उसको क्या किया गया है? यूनेस्को की। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा वो हमारा अगला प्रश्न है कि बयाना दुर्ग, जो बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का बनना है? किस काल का माना जाता है? कौन से काल का माना जाता है? जो बयाना दुर्ग में वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो किस काल का माना जाता है? तो जो हमारा काल है गुप्त काल, गुप्त काल का इसे माना जाता है, गुप्त काल का माना जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या है? जो हमीर रासो है उसके अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या है? रणमस्तपुर, रणमस्तंभपुर, रणमस्तंभपुर, यानी रणथंभौर का जो किला है उसको रणस्तंभपुर कहते थे पहले। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ क्या है, जो आपको यदि अर्थ पूछ ले तो अर्थ होता है स्तंभ में बसा पुर। पुर का अर्थ होता है दुर्ग, दुर्ग। और ये चौहानों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चौहानों ने बनवाया था, चौहानों ने बनवाया था। और ये नौलखा, नौलखा दरवाजे का एक भाग है, नौलखा दरवाजे का एक भाग है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? जो सूखड़ी नदी है हमारी उसके दाहिने किनारे पर बना है, यानी कौन सा किला है जो हमारी सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना है? तो हमारी जो सूखड़ी नदी है उसके दाहिने किनारे पर जिला जालोर का किला, जो जालोर का किला है वो हमारी सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। जो हमारी सूखड़ी नदी है वो राजस्थान के पाली जिले से निकलती है, जो पाली जिले से निकलती है, जो सूखड़ी जिली है इसका उद्गम होता है पाली जिले से। और ये जालोर और बाड़मेर जिलों में बहती हुई लूणी नदी में मिल जाती है। ये लूणी नदी में इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है, लूणी नदी में इसका संगम हो जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? यानी कौन सा किला है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो जो अचलगढ़ है हमारा, वो अचलगढ़ है वो हमारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो जो
अचलगढ़ के अलावा राजस्थान के जो 6 जिले हैं, 6 किले हैं, वो कहाँ क्या है, विश्व की धरोहर में शामिल है। जो हमारा गागरोन का हो गया, जैसलमेर का हो गया और कुंभलगढ़ हो गया। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और जैसलमेर का किला, जैसलमेर का तो हो गया। जंतर मंतर, जंतर मंतर, जंतर मंतर, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, रणथंबोर, रणथंबोर, ये यूनेस्को में 6 शामिल है। ये 6 यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है। आपको पूछ ले और इन्हें बार बार घुमा के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व की धरोहर की सूची में शामिल है। जो कौन सा किला है वो यूनेस्को की विश्व की धरोहर की सूची में शामिल है। तो आमेर का किला, कौन सा किला है, आमेर का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस किले में पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जो पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप राजस्थान के किस जिले में, तो हमारा जिला है जो जयगढ़, जयगढ़ जिला है, उसमें पहियों पर खड़ी जो सबसे बड़ी तोप स्थित है। तो जो ये तोप है को जय बाण तोप भी कहा जाता है, जय बाण तोप, जय बाण तोप, जय बाण तोप भी कहा जाता है। और इसका निर्माण, इस किले का निर्माण, किले का निर्माण किसने करवाया था। तो किले का निर्माण कराया था जय सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था, जय सिंह द्वितीय ने, जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। और जयगढ़ को चील का टीला, चील का टीला के नाम से भी कहा जाता है। जो चील का टीला उसके नाम से भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा दुर्ग चील का टीला, चील का टीला के नाम से जाना जाता है। तो जयगढ़, कौन सा, जयगढ़, जयगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि टोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था। जो तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस जिले में वो किस किले में था, दुर्ग में था। तो जयगढ़ दुर्ग में, किस में था, जयगढ़ दुर्ग में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। यानी किस जिले के बारे में अबुल फजल ने ये लिखा। तो जो अबुल फजल ने लिखा था वो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा था। किसके दुर्ग के बारे में लिखा था, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा था। जो इसे राणा कुंभा ने करवाया था, जो राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और 2013 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, यूनेस्को में शामिल किया गया था। 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और जो कुंभलगढ़ की दीवार है वो 36 किलोमीटर चौड़ी दीवार है, से सुरक्षित है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। जो कुंभलगढ़ का दुर्ग का प्रमुख शिल्पी है वो कौन था। जो हमारा शिल्पी था वो मंडन था। कौन था, मंडन था। तो मंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों
हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा सुकत ताला किस जिले में स्थित है। जो अकबर द्वारा सुकत ताला है वो किस जिले में स्थित है। जो अकबर द्वारा सुकत ताला है वो किस जिले में स्थित है। तो जो हमारा अकबर द्वारा सुकत ताला है वो नागौर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये, हमारा अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ। जो चित्तौड़गढ़ पर स्थित पहला स्मारक डाक टिकट है वो कब जारी हुआ। तो सबसे पहले कब जारी हुआ है, तो वो जारी हुआ है 1949 में। 1949 में ये डाक टिकट जारी हुआ था। और जो चित्तौड़गढ़ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये 9 मंजिला महल है, 9 मंजिला है उस, और इसके 122 फीट है। और ये राणा कुंभा के विजय स्तंभ महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जो विजय स्तंभ का निर्माण है वो महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसका निर्माण तो मोहम्मद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ये 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है और 1949 में इस पर डाक टिकट है वो जारी हुई थी। तो दोस्तों जो हमारा अगला व आज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है वो है ये, हमारा अगला व अंतिम प्रश्न रहने वाला है वो है कि जो पटवा की हवेली है हमारी, जो पटवा की हवेली है वो कहाँ स्थित है। जो पटवा की हवेली है वो कहाँ स्थित है। तो जो पटवा की हवेली है हमारी वो हमारी स्थित है जैसलमेर में। जैसलमेर में हमारी पटवा की हवेली स्थित है। और ये 19वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। 19वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था पटवा की हवेली का। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो ये हमारी महामैराथन क्लास थी जो कला व संस्कृति के लिए संबंधित थी राजस्थान की, वो आज के लगभग 150 प्रश्न आपको मैंने करवाए हैं, जो कि महत्वपूर्ण 150 प्रश्न रहने वाले हैं। और इन प्रश्नों में से आपको ज़्यादातर प्रश्न आपकी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और यदि आपको वीडियो व इन्फॉर्मेशन बढ़िया पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। और आपके लिए जो पीछे क्लास करवाई हमने राजस्थान हिस्ट्री की, वो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत ही शानदार कंटेंट मिलेगा। उससे भी आपको जो प्रीवियस के प्रश्न हैं वही करवाए गए हैं, वही आपको एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट कर करवाया गया है। तो आपके लिए यदि आपका बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है तो हम कल आपके लिए जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसकी क्लास लेकर आएंगे। आप बढ़िया अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।